हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 को ध्यान में रखते हुए आज की इस क्लास में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 में क्लास 6 to 8 के एसएसटी में पूछे गए ज्योग्राफी के सभी प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इसमें हम लोग बुक प्रूफ के साथ सभी प्रश्नों को डिटेल से देखेंगे, यानी किस बुक से प्रश्न पूछे गए थे इसको भी हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। दोस्तों, यह क्लास पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीएचटी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग क्लास को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वेम्बनाड झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में है? यह प्रश्न एनसीईआरटी क्लास 9th की ज्योग्राफी की बुक समकालीन भारत 1 के चैप्टर 3 अपवा से पूछा गया ये प्रश्न है। वेम्बनाड झील ये किस राज्य में है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा केरल। मैप में देख सकते हैं यहाँ पे वेम्बनाड झील है और ये किस राज्य में है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। केरल में और कौन कौन सी झील है ये भी देख लेते हैं। अष्टमुडी झील ये भी केरल में है, इंपॉर्टेंट है, ये अष्टमुडी झील केरल में है। सस्थाम कोट्टा ये भी केरल में है। पेरियार झील बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरियार झील भी ये केरल में है। कायम कुलम झील ये भी केरल राज्य में स्थित है। भारत की प्रमुख झीलों के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान में कौन कौन सी झील है? सांभर झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सांभर झील राजस्थान में है। राजसमंद झील ये भी राजस्थान में है। पिछौला झील राजस्थान और डिडवाना ये सभी झीलें राजस्थान में है। उत्तराखंड की बात करते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी झीलें हैं? नैनीताल हो गया आपका, इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होगा ये नैनीताल। सात ताल, राकसताल ये इंपॉर्टेंट है, राकसताल झील उत्तराखंड में है। और मालाताल झील ये भी उत्तराखंड में स्थित है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो डल झील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डल झील ये जम्मू कश्मीर में है। दूसरा आपका वूलर झील, वूलर झील भी कहाँ पे है ये? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत की मीठे पानी की ये सबसे बड़ी झील है वूलर झील, और ये कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। शेषनाग झील ये भी जम्मू कश्मीर में है और बेरीनाग झील तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये सारे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मणिपुर में बात करें कौन सा झील है? लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पे? मणिपुर में है। उड़ीसा में चिल्का झील है, यहाँ पे मैप में देखिए, यहाँ पे आपका उड़ीसा में कौन सा झील? चिल्का झील है। महाराष्ट्र में लोनार झील है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तीनों। पुलिकट झील कहाँ पे है? मैप में देखिए, यहाँ पे पुलिकट झील यहाँ पे है। पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, पुलिकट झील। तेलंगाना में हुसैन सागर झील है, तेलंगाना में हुसैन सागर झील है। पंजाब में गोविंद सागर झील, यहाँ पे देखिए पंजाब में कौन सा है? तो गोविंद सागर झील है पंजाब में। एक है आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सोनभद्र में है ये, उत्तर प्रदेश के गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। लद्दाख में पैगोंग झील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कई सारे एग्जाम में। पैगोंग झील ये कहाँ पे है? तो लद्दाख में है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह प्रश्न एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 3 अपवा से पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट है कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट हुआ प्रश्न है, पिछली बार भी पूछा गया था ये टीआरई 2 में। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? यह प्रश्न एनसीईआरटी क्लास 9 समकालीन भारत 1 के चैप्टर 2 भारत का भौतिक विभाजन से यह प्रश्न पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतलुज व काली नदी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतलज व काली नदी के बीच का जो हिमालय है, कौन सा हिमालय? तो कुमाऊं हिमालय। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नदियों के आधार पर हिमालय को 4 क्षेत्रीय भागों में विभाजित किया जाता है। नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी नदी है ये जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए सिंधु नदी है, ठीक है, सिंधु नदी, उसके बाद सतलज नदी, फिर काली नदी, काली के बाद तिस्ता नदी, उसके बाद दिहांग नदी। ये 1 2 3 4 5 नदी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इन नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पंजाब हिमालय की बात करते हैं तो देखिए ये वाला जो हिमालय है यहाँ का, इसे क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। यानी सिंधु और सतलज,
सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय कहा जाता है। सतलज व काली नदी के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय कहा जाता है। काली और तिस्ता नदी के हिमालय को क्या कहा जाता है? इसे नेपाल हिमालय कहा जाता है। और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र यानी दिहांग नदी के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है? असम हिमालय कहा जाता है। ठीक है, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच, कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच, नेपाल हिमालय काली और तिस्ता के बीच, और असम हिमालय तिस्ता और दिहांग के बीच के मध्य जो हिमालय है उसे क्या कहा जाता है? उसे असम हिमालय कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊं हिमालय के बारे में कुछ और देख लेते हैं। यह पश्चिम हिमालय का एक भाग है। इसकी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? नंदा देवी है। इसके अन्य चोटियों में बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, त्रिशूल हो गया, माना हो गया, कामेत इत्यादि प्रमुख है। ये पूछा जाता है कि कभी कभी कि बद्रीनाथ कहाँ पे है, किस हिमालय में है? तो ये कुमाऊं हिमालय में है। केदारनाथ भी आपका कुमायूं में है। त्रिशूल, माना और कामेत ये सब जो है कुमायूं हिमालय में स्थित है। कुमाऊं हिमालय पर स्थित गंगोत्री हिमनद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गंगोत्री हिमनद जहां से भागीरथी नदी निकलती है जो बाद में गंगा कहलाती है, यानी गंगा नदी का उद्गम क्या है? गंगोत्री हिमनद है। और ये किस हिमालय का भाग है? तो ये कुमायूं हिमालय का भाग है, वहां पर यह स्थित है कुमायूं हिमालय में। कुमायूं हिमालय कई दर्रों द्वारा तिब्बत से जुड़ा है, जिसमें थंगला, मुलिंगला दर्रा हो गया, माना हो गया, नीति दर्रा हो गया, दर्मा दर्रा और लिपू लेक इत्यादि प्रमुख दर्रे हैं। ये दर्रे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कुमाऊं हिमालय में ये स्थित है। ठीक है, कई सारे प्रश्न यहां से बन सकते हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने बुक का स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है। ये आपका चैप्टर 2 भारत का भौतिक विभाजन से लिया गया प्रश्न है, क्लास 9 से। नेक्स्ट है बेन्नूर, जहां अत्याधुनिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं, कहां पर स्थित है? देखिए बेन्नूर जहां अत्याधुनिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले कहां पर स्थित है? देखिए यह प्रश्न एनसीईआरटी क्लास 10th समकालीन भारत 2 के चैप्टर 3 जल संसाधन से यह प्रश्न पूछा गया। यह चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से कई सारे प्रश्न बने हैं जल संसाधन से, अभी मैं आगे बताऊंगा। अभी पूछ रहा है बेन्नूर जहां अत्याधुनिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं, कहां पर स्थित है ये बेन्नूर? तो ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है बेन्नूर। देखिए बेन्नूर कहां पे है? तो ये कर्नाटक में है। इसके अतिरिक्त नागार्जुन कोंडा ये कहां पे है? आंध्र प्रदेश में, इंपॉर्टेंट है ये। कलिंग कहां पे? उड़ीसा में है। तथा कोल्हापुर ये महाराष्ट्र में, और यहां से भी उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। देखिए ये बुक का स्क्रीनशॉट है यहाँ पे, प्राचीन भारत में जलीय कृतियां, इसको भी देख लेते हैं। ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नजदीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। कहां पर बनाया गया था? तो श्रृंगवेरा में बनाया गया था, इलाहाबाद के नजदीक। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया। ठीक, कलिंग कहां पे? उड़ीसा में है। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश। बेन्नूर देखिए यहां से पूछा गया था ना, बेन्नूर कर्नाटक, और कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं, यहीं से प्रश्न पूछा गया था। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। भोपाल झील भी ये आपका कृत्रिम झील है। ये 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशिष्ट तालाब बनाया था। हौज खास जो दिल्ली में है, और इसको किसने बनाया था? तो इल्तुतमिश ने बनाया था। इसको भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये बुक का स्क्रीनशॉट है, इसको देख लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है भारत में ऐसा कौन सा प्रथम राज्य है जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया? इंपॉर्टेंट है ये, टीआरई 2 में भी पूछा गया था, 3 में भी पूछा गया था, ये कई बार रिपीट हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यह प्रश्न एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर 3 जल संसाधन, देखिए जल संसाधन से भी ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, 2 प्रश्न हो गए यहां से। तो कह रहा है कि भारत में कौन सा प्रथम राज्य है जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया है? तो तमिलनाडु ने बना दिया है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में। देखिए बुक का स्क्रीनशॉट है ये। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर जल में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
छत छत जल संग्रहण वर्षा जल के संरक्षण की एक उत्तम विधि है। ये भी ध्यान रखिएगा, छत जल जो संग्रहण है ये वर्षा जल के संरक्षण की एक उत्तम विधि है। पश्चिम भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने का यह एक आम तरीका था, जिसके लिए भूमिगत टैंक तथा टांका का प्रयोग किया जाता था। इंपॉर्टेंट है, ये भी एनसीईआरटी में दिया है। टांका का प्रयोग जो है कहां पे, राजस्थान में किया जाता था, ठीक है, छत जल संग्रहण के लिए। परंतु दुख की बात यह है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 पेयजल के कारण कम होती जा रही है। नेक्स्ट, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट हुआ प्रश्न, ठीक है, बीपीएससी के द्वारा भी पूछा गया है, ये आपके टीआरई में भी ये प्रश्न बना है। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? ये तो ये बेगूसराय में है ये, इसलिए ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस जिले में है? तो ये बेगूसराय में है, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांवर झील जिसे कांवर ताल या कांवर ताल भी कहा जाता है, ये बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है और ये मीठे पानी की झील है। ध्यान रखिएगा, ये मीठे पानी की झील है और 2020 में से रामसर साइट के रूप में मानित किया गया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रामसर स्थल भी है, ठीक है, इसलिए पूछा गया था ये प्रश्न। कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील यानी अक्सबो झील है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? मीठे पानी की गोखुर झील पूछा, ध्यान किया। गोखुर झील कौन सा है? तो कांवर झील है। इसे अक्सबो लेक भी कहा जाता है और यह गंगा की सहायक नदी गंडक के विसर्ग के कारण बनती है। ये जो है गंडक के विसर्ग यानी मोड़ के कारण बनती है। वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि भारत या एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कौन सी है मीठे पानी की, तो कांवर झील। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वूलर झील है। और ये कहां पे है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में यह स्थित है, ठीक है। गोखुर झील क्या होता है? जब कोई नदी मोड़ के साथ बहती है, देखिए यहाँ पे, जब कोई नदी मोड़ के साथ बहती है तो कभी कभी उसका एक हिस्सा कटकर अलग हो जाता है। जब कोई नदी मोड़ के साथ बहती है और उसका हिस्सा उसका कभी एक हिस्सा क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, तो कटे हुए भाग में पानी जमा हो जाता है और धीरे धीरे वहां एक झील बन जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को अक्सबो लेक कहा जाता है और ये गाय के खुर के समान होता है, इसीलिए इसे गोखुर झील के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। जब कोई नदी मोड़ के साथ बहती है तो कभी कभी उसका हिस्सा कटकर अलग हो जाता है और उससे अलग हुए भाग में जब पानी भर जाता है, यहाँ पे देखिए अलग हो गया ना यहाँ पे, तो ये गाय के खुर की तरह बन जाता है। तो उसमें जब पानी जम जाता है तो इसीलिए उसको गोखुर झील नाम दिया गया है और इसे अक्सबो लेक भी कहा जाता है, ठीक है। कांवर झील जो है इसका उदाहरण है। बिहार की कुछ प्रमुख झीलों के बारे में बात करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नागीनट्टी झील ये जमुई में है, ठीक है। ये भी आपका रामसर साइट है, रामसर साइट है बिहार में, हाल ही में बनाया गया ये। भीम बांध ये पूछा गया प्रश्न है, ये मुंगेर में है ये। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में है। सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा में है ये। घोघा झील कटिहार में है। मोती झील इंपॉर्टेंट है, ये मोतिहारी में है। मुचलिंडा झील बोधगया में है। टिकारी झील गया में है और गोगाबिल झील ये कटिहार में है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गोगाबिल झील कहां पे है? तो ये कटिहार में है। नेक्स्ट है भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? ये 65 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। देखिए बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है मुंगेर में स्थित है, ठीक है, मुंगेर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुंगेर में है। भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। यह गंगा नदी के दक्षिण में तथा छोटा नागपुर पठार के उत्तरी किनारे पर यह स्थित है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जीवों में बाघ, तेंदुआ, हाथी, भालू, नीलगाय आदि शामिल है, ठीक। बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा, बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, और ये टाइगर रिजर्व भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य देख लेते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एवं वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे? तो पश्चिमी चंपारण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पश्चिमी चंपारण में है और ये बाघ, तेंदुआ, भालू आदि के लिए प्रसिद्ध है। भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य ये मुंगेर में है और ये बाघ, तेंदुआ, हाथी के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य ये कैमूर में है।
ये तेंदुआ, भालू, चीतल, कारा हिरण के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य ये गया और नवादा में है और ये बाघ, तेंदुआ, भालू, दुर्लभ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, तो ये नालंदा में है। ठीक। विक्रमशिला गांगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य ये इंपॉर्टेंट है, ये भागलपुर में है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विक्रमशिला गांगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये पटना में है, इंपॉर्टेंट है। कांवर झील अभी मैंने बताया ये बेगूसराय में है, कई बार पूछा गया है। नागीनट्टी जमुई में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये पश्चिमी चंपारण में है। बैरल वन्यजीव अभ्यारण्य ये किशनगंज में है और कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, दरभंगा में है। और ये जो है बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैप में भी दिया है, इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है मालवा का पठार का संबंध किससे है। मालवा का पठार, देखिए ये भी प्रश्न एनसीईआरटी क्लास 9 समकालीन भारत 1 के चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप से यह प्रश्न पूछा गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। मालवा का पठार का संबंध किससे है। मालवा का पठार, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य उच्च भूमि से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य उच्च भूमि। डिटेल से देखते हैं इसको। मालवा का पठार का संबंध मध्य उच्च भूमि से है, जो उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि का एक भाग है। मालवा का पठार 530 किलोमीटर की लंबाई और 390 किलोमीटर की चौड़ाई के साथ प्रायद्वीपीय के लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यह स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली, दक्षिणी सीमा विंध्याचल श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। इंपॉर्टेंट है, मालवा के पठार की उत्तरी सीमा अरावली से, दक्षिणी सीमा विंध्याचल श्रेणी से और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बुक का कटिंग है, क्लास 9 चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप। यहाँ पे दिया है, टॉपिक था प्रायद्वीपीय पठार। इसको देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थान है। ये देखिए आपका ये प्रायद्वीपीय पठार है, ये पूरा आपका क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। और यहाँ भी थोड़ा सा ये जो मेघालय वाला हिस्सा है ये भी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार है। ये मेज की आकृति वाला स्थान है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरिक शैलों से बना है। ये जो है बना है, किससे बना है, तो ये आग्नेय तथा रूपांतरिक शैलों से ये बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ये किससे बना है प्रायद्वीपीय भारत, तो ये गोंडवाना लैंड के टूटने से यह बना है। यह प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है और ये जो है भारत का सबसे प्राचीन भाग भी है। ठीक, इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं। एक आपका मध्य उच्च भूमि है और दूसरा दक्कन का पठार। देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये आपका क्या है, मध्य उच्च भूमि है। और यहाँ पे देखिए इसके नीचे जो है ये वाला एरिया, ये आपका क्या है, दक्कन का पठार है। ठीक है, तो दो भागों में इसे बांटा जा सकता है, एक आपका मध्य उच्च भूमि और दूसरा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। कराए यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे बीच में देखिए ये नर्मदा नदी है। कराए नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। यही आपका क्या है, मध्य उच्च भूमि है। यही पूछा गया है। देखिए ना, विंध्य श्रृंखला, यहाँ पे विंध्याचल पर्वत की बात हो रही है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला से घिरी। यहाँ पे देखिए ये आपका विंध्याचल रेंज है ये। ठीक है, करा ये उत्तर में अरावली से और दक्षिण में सतपुड़ा रेंज से यह घिरा हुआ है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया था कि मालवा का पठार का संबंध किससे है, तो ये जो है मध्य उच्च भूमि से है। अब मालवा का पठार मैप में देखेंगे, ये है। ठीक है, ये मध्य उच्च भूमि का क्षेत्र है और ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक, देखिए एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 9th और 10th
जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इसमें 2-4 को छोड़कर, और सारे प्रश्न जो है 9th और 10th से ही पूछे गए हैं, और किसी भी चैप्टर से किसी भी क्लास से ये प्रश्न नहीं पूछे गए, सिर्फ 9th और 10th से ही एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। तो अगर आप लोग 9th और 10th कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से, वो भी बारीकी से पढ़ेंगे अगर एनसीईआरटी को, तो जो है आपका ज्योग्राफी में एक भी प्रश्न नहीं गलत होगा। ठीक है, मेरी गारंटी है, उससे एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा अगर आप जो है 9th और 10th पढ़ लेंगे। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह स्थल रुद्ध है? कह रहा कौन सा बंदरगाह जो है स्थल रुद्ध है? तो इसमें हो जाएगा विशाखापत्तनम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। देखिए ये भी प्रश्न जो है एनसीईआरटी क्लास 12th भारत लोग और अर्थव्यवस्था, 1-2 प्रश्न जो है 12th से पूछा गया है, बाकी सारे प्रश्न जो है 9th और 10th से ही पूछे गए हैं। ये चैप्टर 1 अंतरराष्ट्रीय व्यापार से प्रश्न पूछा गया है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में एक भू आबद्ध विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में एक भू आबद्ध पत्तन है, यानी स्थलरुद्ध पत्तन है, जिसे ठोस चट्टान एवं बालू को काटकर एक नहर के द्वारा समुद्र से जोड़ा गया है। एक बाह्य पत्तन का विकास लौह अयस्क पेट्रोलियम तथा समान नौभार के निपटान हेतु विकसित किया गया है। इस पत्तन का प्रमुख पृष्ठ प्रदेश आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना इसका जो है मुख्य प्रदेश है। तो ये प्रश्न जो है क्लास 12th अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछ लिया गया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ बंदरगाह भी दिए हैं, जैसे आपका मुंबई बंदरगाह है, देखिए ये आपका मारमागांव बंदरगाह है, मंगलुरु बंदरगाह है। ठीक है, कोच्चि बंदरगाह, तूतीकोरन है, यहाँ पे चेन्नई है, विशाखापत्तनम देखिए यहाँ पे ये, और ये क्या है स्थलरुद्ध बंदरगाह है। ठीक, नेक्स्ट है, बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खान कहाँ स्थित है? बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खान कहां पर स्थित है? देखिए यह प्रश्न एनसीईआरटी क्लास 10th यानी समकालीन भारत 2 के चैप्टर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ये भी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से भी कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से। करा बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खान है, और ये कहां पर स्थित है बादाम का पहाड़? तो ये आपका हो जाएगा मयूरभंज व केंदुझर जिले में यह स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मयूरभंज व केंदुझर जिले में यह स्थित है। देखिए यहाँ पे दिया है, एनसीईआरटी का ही भाग है ये। भारत में लौह अयस्क की पेटियां, ये बुक में दिया है, ये पहला इसमें पेटी दिया है उड़ीसा झारखंड पेटी। लौह अयस्क का पेटी में पहला पेटी है उड़ीसा झारखंड पेटी। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व केंदुझर जिले में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। यही पूछा गया आपके प्रश्न में कि बादाम पहाड़ जो है ये कहाँ पे है? तो मयूरभंज व केंदुझर जिले में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है लौह अयस्क। इसी से सन्निध झारखंड के सिंहभूम जिले में गुवा तथा नोवा मुंडी से हेमेटाइट अयस्क खनन किया जाता है। अगर पूछा जाए कि गुवा तथा नोवा मुंडी ये कहाँ पे है, तो ये झारखंड के सिंहभूम जिले में यह स्थित है। ठीक, दूसरी पेटी है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला में अति उत्तम कोट का हेमेटाइट पाया जाता है। बेलाडीला पहाड़, ये ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ पे जो है उत्तम कोट का हेमेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है, जिसमें इस गुणवत्ता के लौह के 14 जमाव मिलते हैं। इसमें इस्पात बनने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापत्तनम से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। यहाँ से जो है विशाखापत्तनम से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। तीसरी पेटी यहाँ पे बल्लारी, चित्रकूट, चिकमंगलूर और तुमकुरु पेटी कर्नाटक में है। ये कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की बृहद राशि संचित है। कर्नाटक में पश्चिम घाट में अवस्थित कुद्रेमुख, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कुद्रेमुख खान कहाँ पे? कर्नाटक में है। कुद्रेमुख की खानें 100% निर्यात इकाई है। कुद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। लौह अयस्क करदम रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलुरु के निकट एक पत्तन पर भेजा जाता है। उसके बाद चौथी पेटी है महाराष्ट्र गोवा पेटी। यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिर जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, तथापि इसका दक्षता दोहन किया जाता है। मगाओ पत्तन से इसका निर्यात किया जाता है। ये कहाँ पे है पत्तन बंदरगाह? ये गोवा में है।
ठीक है, ये 4 पेटियां हैं लॉ एस की, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी क्लास 10 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन चैप्टर 5 में का ये जो है स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे सारे पेटियां दिया है। ठीक है, उसी को मैंने उधर लिखा था। ठीक, तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पूछ रहा कहाँ पाई जाती है? देखिए ये भी प्रश्न एनसीईआरटी क्लास 10 समकालीन भारत 2 के चैप्टर 1 से लिया गया है, संसाधन एवं विकास से। करा मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो ये सबसे अधिक पूछ रहा कहाँ पाई जाती है? तो ये तराई में भी पाई जाती है, दून में भी पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट है और ऊपर लिखा वही चीज, मोटे कणों वाली जलोढ़ मृदा तराई तथा चोस क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है। तराई और चोस क्षेत्र दोनों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा को आयु के आधार पर 2 प्रकारों में बांटा गया है, एक आपका पुराना जलोढ़ मिट्टी और दूसरा नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी के कण महीन होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। जबकि जो पुराने जलोढ़ होते हैं, ये मिट्टी होते हैं, ये मोटे होते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है, इसलिए डी करेक्ट है। और ये जो है समकालीन भारत 2 के चैप्टर 1 से लिया गया है, संसाधन एवं विकास से। यहाँ पे देखिए, यहाँ से लिया गया है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु व गंगा नदी प्रणालियों के जल विभाजक पर स्थित है? करा कौन सा शहर सिंधु व गंगा नदी प्रणालियों के जल विभाजक पर स्थित है? यह भी प्रश्न एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर 3 अपवाद से पूछा गया। ये भी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंबाला, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अंबाला। देखिए अंबाला शहर सिंधु व गंगा नदी प्रणालियों के जल विभाजक पर स्थित है। देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखिए अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। और ये जो है चैप्टर 3 से लिया गया है क्लास 9 के। ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है और तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है? सिंधु नदी को सिंगी खब्बान तथा शेरमुख के नाम से या इसे जाना जाता है। जबकि गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, ये उत्तराखंड से। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए गंगा नदी की लंबाई भी इसमें दिया है, 2500 किलोमीटर दिया है। नेक्स्ट, कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है? देखिए कटनी में पूछ रहा है, कटनी कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। करा कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है? तो ये प्रश्न एनसीईआरटी क्लास 10 समकालीन भारत 2 के चैप्टर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए सारे प्रश्न 9-10 से पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कटनी ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बॉक्साइट के लिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। यहाँ पे देखते हैं, चैप्टर है आपका चैप्टर 5 में दिया है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन और टॉपिक है बॉक्साइट। यद्यप अनेक अयस्कों में एल्युमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्युमिना क्ले जैसे देखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट निक्षेप की रचना एल्युमिनियम सिलिकोटे से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। एल्युमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसे शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है। ठीक है, क्या एल्युमिनियम क्या है? ये सुचालक होता है और ये हल्का होता है लोहे की तरह। ठीक है, और भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक, ये जरूर ध्यान रखिएगा, भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियां तथा बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए यही पूछा है, कटनी किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए है। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। यहाँ कोरापुट जिले में पंच पतमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप है। ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ पे? तो ये उड़ीसा में होता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, पिट्टी द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है किसके लिए जाना जाता है? करा पिट्टी द्वीप जो है जहां मनुष्य का निवास नहीं है किसके लिए जाना जाता है? यह प्रश्न एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर 2 भारत का भौतिक विभाजन से यह प्रश्न पूछा गया है। पिट्टी द्वीप, तो ये जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा पक्षी अभ्यारण्य। देखिए केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए, ये बुक में दिया है। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है, यानी जो लक्षद्वीप है ये द्वीपों का समूह है और ये छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है।
पहले इसको लाकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था और 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। ये भी प्रश्न इसी में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। देखिए एक ही पैराग्राफ से 2 प्रश्न पूछ लिए गए हैं। 1973 में इसे जो है इसका नाम क्या रखा गया, लक्षद्वीप रखा गया। पहले इसका नाम जो है लाकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से यह जाना जाता है था पहले ये। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कावारत्ती लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय, ये भी ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय क्या है, कावारत्ती है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, देखिए पिटली द्वीप, इसी को पिट्टी द्वीप भी कहा जाता है। पिटली द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक क्या है, पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है। क्लास 9 चैप्टर 2 से पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट में बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन सा, बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा चंपारण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। बिहार में पश्चिमी चंपारण गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पर है। वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार राज्य के कुल गन्ना उत्पादन में पश्चिमी चंपारण का हिस्सा 64.54 है। उसके बाद जो है पूर्वी चंपारण तथा गोपालगंज का है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में कितने रेलवे जोन है। देखिए बीपीएससी के द्वारा इसका आंसर ये माना गया है 16, लेकिन जो है इसका आंसर होना चाहिए 19। ठीक है, तो अब बीपीएससी ने 16 माना है, जो कि क्या है, गलत है। देखिए भारतीय रेल नेटवर्क विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल नेटवर्क में से एक है, अतः इसे कई रेलवे जोनों में विभाजित किया जाता है। समय समय पर रेलवे ने जोन की संख्या में वृद्धि की। 2001 में 9 जोन थे। दिसंबर 2010 में 17 जोनों में विभक्त किया गया और फरवरी 2019 में आंध्र प्रदेश के नए रेलवे जोन दक्षिण तटीय रेलवे जोन की स्थापना की गई। तो ये कितने हो गए, 17 1 18 हो गए। तो कुल जोनों की संख्या कितनी हुई, 18 हुई। लेकिन अगर मेट्रो को जोड़ दिया जाए कोलकाता, ठीक है, तो कितने हो गए, तो 19 हो गए। कोलकाता को जोड़कर कितने, 19 हो गए। ठीक है, तो इसलिए विकल्प में कुछ नहीं था, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर ए माना था, जो कि क्या था, गलत था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में से कॉफी की अरेबिका किस्म को आरंभिक तौर पर शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, कारण निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में कॉफी की अरेबिका किस्म को आरंभिक तौर पर शुरू किया गया था। यह भी प्रश्न एनसीईआरटी क्लास 10 समकालीन भारत 2 के चैप्टर 4 कृषि से लिया गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबा बूदन की पहाड़ी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबा बूदन की पहाड़ी। देखिए कटिंग है, ये स्क्रीनशॉट है उसी का। कॉफी, भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। ध्यान रखिएगा, यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफी की विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बूदन पहाड़ी से हुई। ये ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत बाबा बूदन की पहाड़ी से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में की जाती है। ठीक है, इसकी खेती कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में भी की जाती है। और सबसे पहले ये बाबा बूदन की पहाड़ियों में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, कहां से लाई गई थी, तो यमन से यह लाई गई थी। ये कटिंग जो है एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 4 का है। नेक्स्ट, महानदी का जल तंत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में है। महानदी का जल तंत्र किस राज्य में है पूछ रहा है। यह प्रश्न एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर 3 अपवाद से पूछा गया है। चैप्टर इंपॉर्टेंट है ये। महानदी, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। देखिए उसी का स्क्रीनशॉट है। महानदी द्रोणी, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है। कह रहा है इसका जो है उद्गम कहां से, छत्तीसगढ़, तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, ये उड़ीसा से बहते हुए यहाँ पे देखिए, यहाँ से निकलती है और यहाँ उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है और इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है। देखिए बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है। यह प्रश्न जो है एनसीईआरटी क्लास 10 समकालीन भारत 2 के चैप्टर 3 जल संसाधन से पूछा गया। मैं बार बार कह रहा हूं, जल संसाधन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक आपका जल हो गया, एक आप खनिज वाला हो गया, ठीक है, एक कृषि और एक अपवाह,
ये 4 चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग सारे प्रश्न इन्हीं 4-5 चैप्टर से ही पूछे गए थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है? तो ये जो है कौन सा राज्य जाना जाता है? मेघालय जाना जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। और ये देखिए बुक का स्क्रीनशॉट है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्र करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर पानी बांस पाइप में आ जाता है तथा उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधों पर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहाँ पे? तो ये मेघालय में प्रचलित है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है? करा कौन सा क्षेत्र जो है पूर्वांचल में शामिल है, यानी पूर्वांचल की पहाड़ियां इनमें से कौन सी है? तो खासी, जयंतिया, गारो। ध्यान रखिएगा ये तीनों जो है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, तो इसलिए ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये भी प्रश्न एनसीईआरटी क्लास 9 से पूछा गया, चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप से। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको, दक्षिण भारत का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। दक्षिण भारत का पठार एक त्रिभुजाकार क्या है? भूभाग है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। जो नर्मदा नदी, यहाँ पे देखिए नर्मदा नदी है, इसी के दक्षिण में यह स्थित है। करा उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका क्या है? सतपुड़ा की श्रृंखला है। जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसकी पूरी विस्तार है। यहाँ पे ये सब पहाड़ियां हैं। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल है। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन। दक्षिण का जो पठार है ये पश्चिम में ऊंचा है, इधर ऊंचा है, और इधर के साइड क्या है? कम ऊंचा है, यानी ढाल है इधर की तरफ, इसलिए सारी नदियां इधर आती हैं, बहती हैं। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है। इसका जो है यानी प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में देखा जाता है यहाँ पे, जिससे स्थानीय रूप से मेघालय कॉर्बी एलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा कॉर्बी एलोंग का पठार कहाँ पे है, तो ये मेघालय में है। ठीक है, यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर से अलग हो गया है। ठीक, ये जो है ये देखिए यहाँ पे आपका क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है, और यहाँ पे ये एक भ्रंश के द्वारा ये अलग हो गया है, जिसे क्या कहते हैं? इसे मालदा गैप कहा जाता है। ठीक है, मालदा गैप से यह अलग हो गया है, ये कॉर्बी एलोंग का पठार। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं यहाँ पे हैं, गारो, खासी और जयंतिया। गारो और खासी, जयंतिया ये मेघालय में है, और ये किसका भाग है? तो ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? निम्न हिमाचल या हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो दून नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी। ये भी प्रश्न एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप से पूछा गया है। ऑप्शन सी। यहाँ पे देखते हैं, हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला है यहाँ नीचे वाली, उसे क्या कहते हैं? शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 मीटर तक तथा ऊंचाई 9 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ मिट्टी की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून जैसे आपका देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? करा बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? यह प्रश्न देखिए एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर 3 अपवाद से पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर यह बहती है। ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर यह बहती है। और प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां
चंबल, बेतवा तथा सोन है, ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसकी सहायक नदी है? तो ये यमुना की सहायक नदी है, और ये जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है, और ये यमुना की सहायक नदी है जो भोपाल के दक्षिण पश्चिम से निकलकर विदिशा, ललितपुर, झांसी, जालौन जनपदों में प्रवाहित होते हुए हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। ये इसकी कुल लंबाई 590 किलोमीटर है। ठीक, चंबल, सिंध, केन, ये ध्यान रखिएगा, चंबल, सिंध और केन ये जो है दाहिने तट पर मिलती है यमुना के। हिंडन, रिंद और शेंगर और वरुणा ये नदियां जो है बाएं तट से मिलती हैं यमुना में, और ये सब जो है यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक, यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे आपका बेतवा नदी है, यमुना नदी है, इसकी ये सहायक नदी है। ठीक है, चंबल भी इसी की सहायक नदी है। ठीक, नेक्स्ट है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए, अभी मैंने बताया था बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक, देखिए एक ही चैप्टर से एक ही पैराग्राफ से भी दो प्रश्न पूछ लिया गया फिर से। तो ये बॉक्साइट का सबसे बड़ा तो कौन सा है? उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा है, तो इसमें नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक, पठार, मैकाल पहाड़ियां तथा बिलासपुर, कटनी, देखिए अभी पीछे कटनी पूछा गया था ना, कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। फिर उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, जहां यहाँ कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप है। ठीक है, यह प्रश्न जो है चैप्टर 5 से लिया गया है, क्लास 10 के खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से। नेक्स्ट, भारत में सन 1909 में प्रथम सीमेंट उद्योग संयंत्र कहां स्थापित किया गया? करा 1909 में प्रथम सीमेंट उद्योग कहां स्थापित किया गया? यह प्रश्न एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर 6 से लिया गया, विनिर्माण और उद्योग से लिया गया प्रश्न है। ठीक है, 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग कहां स्थापित किया गया था? तो चेन्नई में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए एनसीईआरटी से सारे प्रश्न पूछे गए, बस एनसीईआरटी को आप लोग बहुत ध्यान से बारीकी से पढ़िए। ठीक है, एक एक लाइन जो है पढ़िए उसको और अच्छे से उसको समझिए, तब जो है यहां से आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। सीमेंट उद्योग के बारे में दिया है, निर्माण कार्यों जैसे घर, कारखानों, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा, बांध तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण में सीमेंट आवश्यक है। इस उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। रेल परिवहन के अतिरिक्त इनमें कोयला तथा विद्युत ऊर्जा भी आवश्यक होता है। पहला सीमेंट उद्योग 1904 में चेन्नई में लगाया गया और स्वतंत्रता के बाद इसका प्रसार भी किया गया। ठीक है, चैप्टर 6 से पूछा गया क्लास 10th के ये। ठीक, नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? करा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का भाग कितना है? तो 8.60 है, 8.60। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है किसका है? तो बिहार का। बिहार पहले स्थान पर जनसंख्या घनत्व में। बिहार राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जिला कौन सा है? पटना है। उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर है। 2001 से 2011 में बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत 17.7 से कहीं अधिकतम 25.42 थी। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला निम्न हिमालय में सबसे लंबी है? देखिए निम्न हिमालय में सबसे लंबी कौन सी है? यह प्रश्न जो है क्लास 9 चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप से यह पूछा गया प्रश्न है। कौन सी श्रृंखला निम्न हिमालय में सबसे लंबी है? तो पीर पंजाल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पीर पंजाल सबसे लंबी, यहाँ पे देखिए दिया है, पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पीर पंजाल, इसके बारे में देख लेते हैं। पीर पंजाल श्रृंखला निम्न हिमालय की सबसे लंबी एवं महत्वपूर्ण श्रृंखला है। महान हिमालय या हिमाद्री के दक्षिण में स्थित हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी इसी हिमालय का भाग है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसी श्रृंखला में कश्मीर घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये। कश्मीर की घाटी तथा हिमालय के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां इसी में स्थित है, पीर पंजाल श्रृंखला में। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों आप लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। मैंने सभी प्रश्नों को जो है इसमें अच्छे तरीके से मैंने समझाया है और उसको ढूंढा भी है कहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो जो है इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सदिया और धुबरी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है? सदिया और धुबरी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है? यह प्रश्न क्लास 12 भारत लोक और अर्थव्यवस्था, ये इकोनॉमिक्स से 2 प्रश्न पूछ लिए गए थे क्लास 12 के, ठीक है। तो और चैप्टर 7 से लिया गया है उसके परिवहन तथा संचार से। सदिया और धुबरी के मध्य जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है, उसकी लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी है इसकी लंबाई? तो 891 इसकी लंबाई है। देखिए अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 ये कहां से कहां तक है, तो ये इलाहाबाद से हल्दिया तक है। इंपॉर्टेंट है, ये इलाहाबाद से हल्दिया तक है और इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ये सदिया से धुबरी और इसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 ये आपका कोट्टापुरम से कोलम तक है और इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 ये काकीनाडा तथा पुदुचेरी नहर स्टेज के साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार है और इसकी लंबाई जो है कितनी है? 1078 किलोमीटर है। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 ये माताई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार और इसकी लंबाई कितनी है? तो 588 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण, ये भी देखिए एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर 3 अपवास चैप्टर से पूछा गया है। ये गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण ये कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1985 में, ऑप्शन सी 1985। देखिए यहाँ पे स्क्रीन शॉट है। राष्ट्रीय नदी जल संरक्षण योजना के नाम से देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ प्रारंभ हुआ। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियां देश में जल का प्रमुख स्रोत हैं। एनआरसीपी का उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव किस राज्य में पारित किया गया? कह रहा संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव किस राज्य में पारित किया गया? तो ये कहा किस राज्य में? तो उड़ीसा में, ऑप्शन है। देखिए ये भी प्रश्न आपका जो है एनसीईआरटी क्लास 10 के चैप्टर 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन से लिया गया है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण के में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम की शुरुआत 1988 में, ये सन भी ध्यान रखिएगा, 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है, ठीक है। ये जो है क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती है। और इसमें जो है गांव के स्तर पर क्या बनाई जाती है? संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसमें जो है ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी क्या करते हैं? संयुक्त रूप से यानी मिलकर काम करते हैं। इसके बदले समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदारी होते हैं, ठीक है। और ये इसकी शुरुआत जो है उड़ीसा में। नेक्स्ट है, 2001 से 2011 के मध्य बिहार में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितने प्रतिशत? 10 की वृद्धि दर कितने प्रतिशत? ऑप्शन सी 25.07%। अभी पीछे मैंने बताया था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यतः अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है? अभ्रक उत्पादन के लिए पूछ रहा है राजस्थान का कौन सा जिला? ये भी देखिए एनसीईआरटी क्लास 10 के चैप्टर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से पूछा गया प्रश्न है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजमेर, ऑप्शन बी। देखिए खनिज तथा ऊर्जा संसाधन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से देखिए कई सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इसका हो जाएगा अजमेर। यहाँ पे देखिए कटिंग लगा है, आधात्विक खनिज, अभ्रक।
अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पत्रण क्रम में पाया जाता है। इसका चादरों में विपाटन आसानी से हो जाता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इसकी एक परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती हैं। अभ्रक पारदर्शी काले, हरे रंग तथा भूरे रंग का होता है। इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति, ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक, विंशवाहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण अभ्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में प्रयुक्त होने वाला अपरिहार्य खनिजों में से एक है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर, बिहार झारखंड के कोडरमा, गया, हजारी, बागपेटी अग्रणी उत्पादक है। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के पास के आसपास है। देखिए यहीं से प्रश्न पूछा गया था। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की नल्लोर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कपास उत्पादक राज्य है? प्रमुख कपास उत्पादक राज्य कौन सा इसमें से? यह भी प्रश्न एनसीईआरटी क्लास 10 के चैप्टर 4 कृषि से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त में से सॉरी ऑप्शन डी होगा, एक से अधिक होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये सभी जो है कपास उत्पादक राज्य हैं, ऑप्शन डी। देखिए कपास, भारत को कपास के पौधों का मूल स्थान माना जाता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, कपास के पौधों का मूल स्थान भारत को माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास का मुख्य कच्चा माल है। सूती कपड़ा उद्योग में जो कपास है ये मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। पहला स्थान चीन का है और दूसरा स्थान किसका है? भारत का। दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए प्रयुक्त मानी जाती है। इंपॉर्टेंट है, काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है और ये जो है कपास के लिए उपजाऊ होती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्चतम तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, ठीक है, 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। कपास के लिए जो है उच्च तापमान चाहिए होता है, हल्की वर्षा चाहिए होती है, सिंचाई चाहिए होता है, 210 दिन पाला रहित दिन चाहिए होता है और खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है। जो कपास है ये खरीफ की फसल है और इसे पक्का तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, ये चैप्टर 4 कृषि से लिया गया प्रश्न है क्लास 10 के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? ये बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है प्रश्न प्रीवियस ईयर में। इंपॉर्टेंट है ये। थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन बी, नम उप आर्द्र, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कब लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया? देखिए आ गया ना प्रश्न, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1971 में प्रश्न 1973 में इसके नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया था और यह प्रश्न एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर 2 से पूछा गया था। देखिए यहाँ पे लिखा ना 1973 में लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था पहले इसे लक्षद्वीप को, और 1973 में इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? तो लक्षद्वीप रखा गया। और ये 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और ये द्वीपों का समूह है, ये प्रवाल भित्तियों से बना हुआ द्वीप है। ठीक है, और यहाँ पे एक पिटली द्वीप है जो अभी हमने पढ़ा था, ये भी प्रश्न पूछा गया है, पिट्टी द्वीप, और ये पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण रेलवे को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? कोंकण रेलवे को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? तो भूस्खलन का, सुनामी का, ट्रैक का धंसना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भूस्खलन और ट्रैक का धंसना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कोंकण रेलवे की बात करते हैं, ये इकोनॉमिक्स से लिया गया प्रश्न है क्लास 12 से, वही वाला चैप्टर। 1998 में कोंकण रेलवे का निर्माण भारतीय रेल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग महाराष्ट्र में रोहा को कर्नाटक के मंगलोर से ये जोड़ता है। ये ध्यान रखिएगा, ये 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है और ये महाराष्ट्र में रोहा को कर्नाटक के मंगलोर से जोड़ता है। इससे अभियांत्रिकी का एक अनूठा चमत्कार माना जाता है। यह रेल 146 नदियों व धाराओं तथा 200 पुलों एवं 91 सुरंगों को ये पार करता है। इस मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी 6.5 किलोमीटर की सुरंग भी है। इस उद्यम में कर्नाटक, गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य
भागीदार है। ये ध्यान रखिएगा, कोंकण रेलवे, और इसका निर्माण 1998 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है राइट होल खनन भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट होल खनन भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए ये भी प्रश्न क्लास 10th से लिया गया है और चैप्टर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, बार बार मैं कह रहा हूं ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट होल, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ई। इसका प्रयोग जो है मेघालय में किया जाता है। ठीक है, मेघालय में, तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बुक का स्क्रीनशॉट है, राइट होल खनन। क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत हैं और इनका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है? जो हमारे देश में जो खनिज हैं ये सब क्या है, खनिज क्षेत्र हैं, ये क्या है, राष्ट्रीयकृत है। यानी अगर उस खुदाई करनी है तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, वो सरकार ही कर सकता है, प्राइवेट वाले नहीं कर सकते। किंतु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत व समुदाय को प्राप्त है। ठीक है, मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर व डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोवाई व चेरापूंजी, ध्यान रखिएगा, जोवाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रेड होल खनन कहते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने इस क्रियाकलापों को अवैध घोषित किया है और सलाह दी है कि इसे तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। राइट होल खनन कहाँ पे, मेघालय में होता है, जो परिवार के सदस्य करते थे। ठीक है, तो उसी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी तट का मध्य भाग को किस नाम से जाना जाता है? उसे कन्नड़ मैदान कहा जाता है, ऑप्शन बी। ये भी देखिए क्लास 9 चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप। देखिए भारत का भौतिक स्वरूप बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तटीय मैदान, तटीय मैदान टॉपिक है। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट, पश्चिम घाट तथा अरब के बीच स्थित संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। एक आपका उत्तरी भाग, यहाँ पे देखिए ये उत्तरी भाग कोंकण है, उसके बाद मध्य कन्नड़ और उसके बाद आपका मालाबार तट है। ये आपका पश्चिमी घाट के मैदान है। और इधर की बात करते हैं, पूर्वी घाट के मैदानों की बात करें तो यहाँ पे उत्कल तट है, फिर उसके बाद उत्तरी सरकार तट है, फिर आपका कोरोमंडल तट है। ठीक है, और यह प्रश्न क्लास 9 चैप्टर 2 से लिया गया है। नेक्स्ट है पश्चिमी हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाली वाहिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाली वाहिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे गुल के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए गुल। यह प्रश्न एनसीईआरटी क्लास 10 के चैप्टर 3 जल संसाधन से लिया गया है। जल संसाधन से देखिए कई सारे प्रश्न हो गए। देखिए यहाँ पे बुक का कटिंग है। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के कणों के बारे में गहरा ज्ञान था उस समय। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई हैं। पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत जल संग्रहण का तरीका आम था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए जल वाहिकाएं बनाते थे। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को संचित किया जा सके। संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्र में जोहड़ इसके उदाहरण है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जल संसाधन चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? औसत वार्षिक वर्षा बीपीएससी ने इसका आंसर बी माना है, 100 से 200 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में मिलती है? कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में मिलती है? यह प्रश्न एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर 3 अपवाद से पूछा गया है। तो हुंजा हो जाएगा, स्वेक और नुब्रा तीनों, ऑप्शन डी। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया है बुक का स्क्रीनशॉट। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट
तिब्बत में है। इसका उद्गम जो है मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। ध्यान रखिएगा, ये पश्चिम की ओर बहते हुए ये जो है लद्दाख से भारत में प्रवेश करती है। इस भाग में यह बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है और ये जो है गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जैसे जास्कर हो गया, नुब्रा हो गया, श्वेक हो गया और हुंजा इस नदी में मिलती है। जास्कर, नुब्रा, श्वेक और हुंजा ये सिंधु में मिलती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में ये मिल जाती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहते है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। और 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। इसकी लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, नेक्स्ट है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? यह प्रश्न क्लास 12 भारत लोग और अर्थव्यवस्था के चैप्टर 7 परिवहन तथा संचार, इसी चैप्टर से ही सारे प्रश्न पूछे गए परिवहन तथा संचार से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1700 किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, गेल द्वारा निर्मित पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन ने मुंबई हाई और बसिन क्षेत्रों को पश्चिमी और उत्तरी भारत में विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम डिटेल्स देखते हैं। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितना है? 1700 किलोमीटर है, जो गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा से बनाया गया। गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा से बनाया गया। ठीक है, गेल के द्वारा से बनाया गया है। इस पाइपलाइन ने मुंबई हाई और बसीन क्षेत्र को पश्चिमी और उत्तरी भारत के विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ा है। जबकि एशिया की पहली 1157 किलोमीटर लंबी देश पारी पाइपलाइन असम के नाहरकटिया क्षेत्र से बरौनी के तेल शोधक कारखाने तक का निर्माण IOL ने किया, जिसे 1966 में कानपुर तक विस्तारित किया गया। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, टोटल इसमें 40 प्रश्न थे, हमने सभी प्रश्नों को कवर कर लिया है। अब हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी क्लास की बुक इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिए, क्लास 9th और क्लास 10th ज्योग्राफी के लिए क्लास 9th और क्लास 10th अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो इतना बहुत है। ठीक है, अगर इसमें चैप्टर की बात करें तो एक आपका अपवाह चैप्टर हो गया, यानी जो नदी वगैरह है ये अपवाह हो गया। दूसरा चैप्टर आपका कृषि वाला, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कृषि। तीसरा चैप्टर जल संसाधन ये तीसरा चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो भौतिक स्वरूप है भारत का, भौतिक स्वरूप जो है यहाँ से भी कई सारे प्रश्न पूछे गए। ठीक है, अपवाह हो गया, कृषि हो गया, जल संसाधन, कृषि हो गया और ऊर्जा संसाधन हो गया। ठीक है, ऊर्जा संसाधन और एक चैप्टर ऑफ परिवहन। ये इतना चैप्टर आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अपवाह, कृषि तंत्र, जल संसाधन, भौतिक स्वरूप जिसमें हिमालय वगैरह है सारा, ठीक है, भारत के बारे में है, और ऊर्जा संसाधन और परिवहन, ये चैप्टर आपको जरूर पढ़ना है। और क्लास 9th 10th अगर आप लोग पूरा पढ़ लेते हैं बहुत अच्छा है, और इसको बारीकी से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, एक एक लाइन। ठीक है, और नोट्स बना लीजिएगा। ठीक, और क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।